गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ये कैसे आ गया? अर्जेंट लगा दो मैम। लगा दी बेटा, सोनाक्षी लगा दी। आज अपना कंप्लीट हो जाएगा बेटा, मार्सिलिया। गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, पूजा समूटा, अनीता। अनीता चौधरी हो बेटा। अनीता आगे क्या लगाते हो? टीना गुजर। अनीता आगे क्या लगाते हो आप? अनीता सरनेम क्या है बेटा? हेलो हेलो। अनीता चौधरी भी है, एक अनीता ही है, एक अनीता चौधरी। अनीता आपका सरनेम क्या है? एक तो अनीता चौधरी है, एक अनीता शर्मा। अनीता चौधरी। आपका भी अनीता चौधरी है क्या? अनीता चौधरी। अनीता चौधरी तो आ गई बेटा, एक अनीता और लिखा हुआ है। टीना अनीता कौन है, नाम बता दो पूरा। मिस्टर लक्ष्मी राम चौधरी। फादर से क्या है बेटा? लक्ष्मी राम। हाँ मैम। अच्छा बेटा, तू मीना। टीना गुजर। टीना बेटा आपने कब से ज्वाइन किया है? टीना गुजर ने कल भी थे ना क्लास में? हाँ जी, कल से हुआ है ना बेटा टीना का। टीना गुजर। अच्छा बेटा, मैं बात करती हूँ आपसे गुरु बीजाणु एवं स्त्री युग्म कोविड का विकास। तो मेगास्पोर मार्सिलिया में डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट कैसे संपन्न होता है। तो आज मैं किसकी बात कर रही हूँ? मार्सिलिया में गुरु बीजाणु एवं स्त्री युग्म कोविड का विकास कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जो गुरु बीजाणु है एक बड़ी अंडाकार ओवल संरचना है अथवा इलेप्टिक संरचना है। मतलब गुरु बीजाणु एक दीर्घवृत्तीय संरचना है और इसे बिना किसी आवर्धक लेंस के देखा जा सकता है, क्योंकि गुरु बीजाणु एक बड़ी संरचना है। इसलिए लघु बीजाणु की तरह गुरु बीजाणु का अंकुरन भी गुरु बीजाणुधानी से मुक्त होने के तुरंत पश्चात हो जाता है। अंकुरन के समय गुरु बीजाणु पेपिलेट हो जाता है। जैसे कि कल अपन ने एक डायग्राम देखा था कि जब गुरु बीजाणु का अंकुरन होता है तो यह गुरु बीजाणु पेपिला में हो जाता है तथा गुरु बीजाणु का केंद्रक पेपिला में स्थानांतरित हो जाता है। तो गुरु बीजाणु का प्रथम विभाजन
एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो मेगास्पोर है, गुरु बीजाणु है, उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और जिसके फलस्वरूप एक छोटी एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका बनती है तथा एक आधारीय बेसल बड़ी प्रोथैलियल कोशिका, प्रोथैलियल सेल का निर्माण होता है। तो प्रोथैलियल कोशिका बंध्य होती है, स्टेराइल होती है, तथा इस प्रोथैलियल कोशिका का कार्य विकासशील स्त्री युग्मकोद्भिद को पोषण प्रदान करना होता है। तो जो छोटी एपिकल सेल है, छोटी शीर्षस्थ कोशिका है, वो स्त्री युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो इस छोटी शीर्षस्थ कोशिका में, मतलब स्मॉल एपिकल सेल में 3 उदग्र विभाजन होते हैं। मतलब स्मॉल एपिकल सेल अंडरगोस 3 वर्टिकल डिविजन्स। और ये 3 उदग्र विभाजन कैसे होते हैं, मतलब छोटी शीर्षस्थ कोशिका में 3 उदग्र वर्टिकल विभाजन इस प्रकार होते हैं कि इनकी भित्तियां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इन विभाजनों के फलस्वरूप एक तो अक्षीय कोशिका बनती है, एक्सियल सेल बनती है, और यह अक्षीय कोशिका 3 पार्श्व कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। अब अक्षीय कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती है। अब जब आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में अक्षीय कोशिका कार्य करती है तो क्या होता है, स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका मतलब आर्किगोनियल इनिशियल सेल एक परिणतिक विभाजन करती है, जिसके द्वारा एक प्राथमिक प्राइमरी कवर सेल बनती है, वह एक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनती है। तो क्या बनता है, मेरे ऊपर जेंट लगा दो। कौन बोल रहा है, भावना कंवर या अंशु शर्मा, कौन बोल रहा है बेटा? भावना कंवर। स्क्रीन पे देखते हो, अभी नहीं लगाऊं तो बोलना, अभी बेटा वो बीच बीच में रुक जाता है। स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका एक विभाजन करती है, और इस परिणतिक विभाजन से बेटा 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी है, एक तो प्राइमरी कवर सेल का निर्माण होता है, प्राथमिक आवरण कोशिका बनती है, और दूसरी एक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल बनती है। और ये प्राइमरी आवरण कोशिका में 2 अपनतिक विभाजन होते हैं, मतलब 2 एंडिक्लाइनल विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। और ये चारों कोशिकाएं ग्रीवा प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। तो इनमें से प्रत्येक ग्रीवा कोशिका में एक तिर्यक विभाजन होता है, मतलब एक ओब्लिक डिवीजन होता है, जिससे इसकी धानी की एक मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। कहाँ तक आवाज आई, धीरे आ रही है? अच्छा वापिस से रिपीट करती हूँ बेटा, जब आए तो बोलना, ठीक है बेटा? धीरे आ रही है तो वापिस बोलते हैं। मैम आ गई अब। आ गई? अच्छा बेटा मैं वापिस रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? प्राथमिक आवरण कोशिका में 2 अपनतिक विभाजन होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी कवर सेल में 2 एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं। अब जब 2 एंटीक्लाइनल डिविजन्स हो रहे हैं बेटा, तो एक 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट बनता है। 4 कोशिकीय क्वाड्रेंट बनता है, और क्वाड्रेंट में आप जानते हो 4 सेल्स होती हैं। तो ये चारों कोशिकाएं ग्रीवा प्रारंभिक नेट इनिशियल के रूप में कार्य करती हैं, और इनमें से प्रत्येक ग्रीवा कोशिका में
एक ओब्लिक डिवीजन होता है, एक तिर्यक विभाजन होता है, जिससे स्त्रीधानी की एक छोटी 8 कोशिकीय ग्रीवा का निर्माण होता है, नेक का निर्माण होता है। और ये 8 कोशिकाएं 4-4 कोशिकाओं के 2 टीयरों में व्यवस्थित रहती हैं। तो केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक ऊपरी प्राथमिक नाल कोशिका बनाती है तथा एक निचली प्राथमिक अंडधा कोशिका का निर्माण करती है। प्राथमिक अंडधा कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारीय अंड बनता है एवं ऊपरी वेंटर कैनाल सेल अंडधा नाल कोशिका का निर्माण होता है। तो प्राथमिक नाल कोशिका ग्रीवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार परिपक्व स्त्रीधानी में 4-4 कोशिकाओं की 2 टीयरों में व्यवस्थित छोटी ग्रीवा, एक ग्रीवा नाल कोशिका, एक अंडधा नाल कोशिका व एक अंड होता है। तो स्त्रीधानी तथा इसके चारों ओर स्थित अन्य कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण गुरु बीजाणु की भित्ति बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप स्त्रीधानी अनावृत हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ मार्सिलिया में निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो सुनना बेटा, निषेचन के समय ग्रीवा नाल कोशिका, नेक कैनाल सेल व अंडधा नाल कोशिका, वेंटर कैनाल सेल के अपघटन से एक श्लेष्मक पदार्थ बनता है। इसके रसायन अनुचलनी प्रभाव से पुमणु स्त्रीधानी की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें से एक पुमणु अंड से संयोजित होता है, जबकि शेष सभी पुमणु स्त्रीधानी के चारों ओर स्थित जिलेटिनी आवरण से चिपक जाते हैं। पुमणु व अंड के संयोजन से द्विगुणित जाइगोट बनता है। वापिस बता रही हूँ कि निषेचन के समय मार्सिलिया में ग्रीवा नाल कोशिका व अंडधा नाल कोशिका अपघटित हो जाती हैं और अपघटित होकर एक श्लेष्मिक पदार्थ का निर्माण करती है। इसके रसायन अनुचलनी प्रभाव से पुमणु स्त्रीधानी की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें से एक पुमणु अंड से संयोजित होता है, जबकि शेष सभी पुमणु स्त्रीधानी के चारों ओर स्थित जिलेटिनी आवरण से चिपक जाते हैं। लास्ट बात करते हैं, हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन मार्सिलिया। मार्सिलिया में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो निषेचन के फलस्वरूप निर्मित द्विगुणित जाइगोट अगली बीजाणुविद प्रवस्था की मात्र कोशिका है। भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है तथा 2 से 4 दिन में ही एक नया शिशु बीजाणुविद विकसित हो जाता है। एक मैं बेटा शाहरुख प्रजापति को एंटर कर देती हूँ, इंदिरा को, मोनिका थाई को। ठीक है बेटा। अब जाइगोट का प्रथम विभाजन एक उदग्र भित्ति के द्वारा होता है। इसका दूसरा विभाजन प्रथम उदग्र विभाजन के संपूर्ण पर होता है। इस प्रकार एक 4 कोशिकीय भ्रूण बनता है। मतलब युग्मनस का जो प्रथम विभाजन है बेटा, वह एक वर्टिकल वॉल के द्वारा होता है और युग्मनस का जाइगोट का दूसरा विभाजन
प्रथम उदक विभाजन के संपूर्ण पर होता है तो एक 4 कोशिकीय एम्ब्रियो बन जाता है। इसकी ऊपरी 2 कोशिकाएं अर्थात स्त्रीधानी की ग्रीवा की ओर स्थित कोशिकाएं पत्ती लीफ व जड़ बनाती हैं तथा आधारीय 2 कोशिकाएं स्तंभ व फुट बनाती हैं, मतलब स्टेम व फुट बनाती है। भ्रूण के विकास के साथ साथ अंडधा की कोशिकाएं भी स्टिमुलेट होती हैं, उद्दीपित होती हैं, जिससे इनमें परिणतिक विभाजनों द्वारा शिशु बीजाणुपिंड के चारों ओर एक गोपक कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में गोपक कैलिप्ट्रा बीजाणुपिंड को चारों ओर से ढक कर रखता है, परंतु कुछ समय पश्चात यह लुप्त हो जाता है तथा तेजी से बढ़ता हुआ बीजाणुपिंड अनावृत हो जाता है। अब ये आपका हो गया मार्सिलिया समाप्त हो गया। तो आपकी यूनिट ये वाली समाप्त हो गई बेटा। सेकेंड यूनिट में डाल रखा है इनवर्स फ्लैजेला, एक्यूसेटम, साइलोटम व मार्सिलिया। तो ये मैंने आपको यूनिट सेकेंड आपकी कंप्लीट करा दी। अब अपन लेते हैं कुछ फॉस्फेट टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, जो जीवाश्म टेरिडोफाइट्स। तो पैलियोजोइक महाकाल पैलियोजोइक इरा के अवसादों से अनेक टेरिडोफाइट्स के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। साइलोफाइटा प्रभाग के अनेक वंश सिलुरियन तथा दिवोनियन काल में प्रमुख स्थलीय वनस्पति के रूप में उपस्थित थी। इसी महाकल्प के कार्बनी तथा पर्मियन काल में लाइकोफाइट्स, स्पिनोफाइट्स तथा फिलिकोफाइट्स सघन एवं प्रभावी वनस्पति के रूप में उपस्थित थे। कार्बनिक काल के अंत में अनेक वातावरणीय परिवर्तन हुए, जिसके फलस्वरूप इनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। अब मैं बात करती हूँ आपसे राइनिया की। राइनिया क्या है? एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जीवाश्म टेरिडोफाइट है। तो राइनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है बेटा? ये डिवीजन साइलोफाइटा में आता है। कौन से डिवीजन में राइनिया को रखा गया है? राइनिया को रखा गया है डिवीजन साइलोफाइटा में राइनिया को रखा गया है। और क्लास है साइलोफाइटोप्सीडा। कौन सी क्लास है? साइलोफाइटोप्सीडा। और ऑर्डर है साइलोफाइटेस। ऑर्डर क्या है? साइलोफाइटेस। और इस साइलोफाइटेस के गुण क्या है? कैरेक्टर्स क्या है? कि वायवीय प्ररोह, एरियल शूट्स, द्विभाजी शाखित था। मतलब जो वायवीय प्ररोह था वो द्विभाजी शाखित था। एरियल शूट वाज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। दूसरा था पत्तियां अनुपस्थित थी, लीव्स वर एब्सेंट। तीसरा था पादपकाय भूमिगत प्रकंद व वायवीय प्ररोह में विभक्त था। मतलब प्लांट बॉडी was differentiated into subterranean rhizome and aerial shoot। चौथा है रंभ सरल ठोस प्रकार की थी, प्रोटोस्टील रंभ थी। अब ये कौन सी राइनिया कौन सी कुल में आता है? फैमिली में राइनियेसी कुल में। अब इसे राइनियेसी कुल में क्यों रखा गया है? तो पहला फीचर है बेटा, प्रकंद पर राइजोम पर अनेक एक कोशिक मूलाभास उपस्थित थे। मतलब ऑन द राइजोम मैनी यूनिसेल्युलर राइजोइड्स वर प्रेजेंट। पादप भूमिगत
बेलनाकार प्रकंद एवं वायवीय द्विभाजी शाखित प्ररों में विभक्त था। तीसरा है बीजाणुधारियां एकल तथा शाखाओं के शीर्ष पर उपस्थित थी। अब कौन सा वंश है? वंश अपन पढ़ रहे हैं बेटा राइनिया। अभी राइनिया के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये आपकी 4th यूनिट में से मैं आपको राइनिया के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है बेटा, राइनिया है आपकी। और फॉसिल प्लांट कौन सा है? साइकेडियोइडिया भी आपकी कोर्स में है। तो सबसे पहले जो मैं राइनिया के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो वो अपन कर लेते हैं कि कुल राइनियेसी में आता है, ये तो बता ही दिया। अब इस वंश के जीवाश्म किड्सन एंड लैंग, KIDSTON, किड्सन एंड लैंग द्वारा स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर, स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर क्षेत्र में स्थित राइनी नामक स्थान से 1917 में प्राप्त किए गए। वापस बोल रही हूँ, इस वंश के मतलब राइनिया के जीवाश्म फॉसिल्स किडस्टन एंड लैंग द्वारा स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर क्षेत्र में स्थित राइनी नामक स्थान से 1917 में प्राप्त किए गए। इसी कारण इसका नाम राइनिया रखा गया। अब तक इस राइनिया वंश की केवल 2 जातियां ज्ञात हैं। कौन कौन सी जातियां हैं बेटा राइनिया की? एक तो है राइनिया मेजर, दूसरा है राइनिया गुइन बाघानी। तो दोनों जातियों के जीवाश्म फॉसिल्स मध्य डिवोनियन काल, मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्ण पादपकाय के रूप में प्रिजर्व्ड पाए गए, परिरक्षित पाए गए। इस तथ्य से अनेक प्रमाण हैं। इस तथ्य के अनेक प्रमाण हैं कि राइनिया के पौधे सक्रिय ज्वालामुखी के निकट की पीठमय भूमि में उगते थे। राइनिया के पादपकाय स्पोरोफिटिक थे, मतलब द फॉसिल प्लांट्स ऑफ राइनिया वर स्पोरोफिटिक इन नेचर। अब मैं बात करती हूँ आपसे राइनिया के स्पोरोफाइट के बारे में, बीजाणुद्भिद के बारे में। तो अपन देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया, राइनिया की बाह्य संरचना। तो दोनों जातियों राइनिया मेजर व राइनिया गुइन बाघानी के पादपकाय शाकीय थे, हर्बेशियस थे। राइनिया मेजर की ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर थी तथा इनके वायवीय अक्ष का व्यास 1.5 से 6 मिलीमीटर तक था। राइनिया गुइन बाघानी के बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट छोटे थे। इनके वायवीय अक्षों की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तक थी तथा व्यास 1 से 3 मिलीमीटर तक था। दोनों जातियों के बीजाणुद्भिद मतलब राइनिया मेजर व राइनिया गुइन बाघानी के स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद एक द्विभाजी शाखित विसर्पी प्रकंद डाइकोटोमसली ब्रांच्ड क्रीपिंग राइजोम तथा ऊर्ध्व वायवीय शाखाओं में विभेदित थे। वायवीय शाखाएं भी विसर्पी शाखाओं के समान द्विभाजी शाखित थी। विसर्पी प्रकंद में मतलब क्रीपिंग राइजोम में जिस स्थान पर वायवीय अक्ष उपस्थित थे उसी स्थान में
प्रकंद की निचली सतह पर अनेक एक कोशिकीय मूलाभास राइजोइड्स कुछ में उपस्थित थे। दोनों जातियों में जड़ें पूर्णतः अनुपस्थित थी। राइनिया मेजर की वायवीय शाखाएं बेलनाकार, द्विभाजी शाखित व पत्ती रहित थी। राइनिया ग्विन बाघानी के प्रकंद तथा वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं एडवेंटिशियस ब्रांचेस उपस्थित थी। दोनों जातियों में वायवीय शाखाओं के शीर्ष नुकीले थे तथा कायिक थे, वेजिटेटिव थे अथवा उन पर नाक रूपी पियर शेड बीजाणुधानियां स्पोरेंचिया उपस्थित थी। राइनिया ग्विन बाघानी में उपस्थित अपस्थानिक शाखाएं कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के प्रोलिफरेशन से विकसित हुई। इन शाखाओं का संवहन संपूर्ण वैस्कुलर स्ट्रैंड मुख्य अक्ष के संवहन संपूर्ण से जुड़ा नहीं था। ये शाखाएं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सहायक थी। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया, मतलब राइनिया के प्रकंद की या वायवीय अक्ष की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो राइनिया में वायवीय अक्ष एडियल एक्सिस तथा प्रकंद की आंतरिक संरचना समान थी। तो जब हम राइनिया के एरियल एक्सिस या राइजोम का ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो ये क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं। पहला है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। कौन सा है? एपिडर्मिस। तो यह एक स्तरीय बाह्य आवरण था। इनकी बाह्य कोशिका भित्ति पर क्यूटिकल की एक मोटी परत उपस्थित थी। वायवीय अक्ष की एपिडर्मिस पर अनेक रंध्र, अनेक स्ट्रोमेटास थे। प्रत्येक रंध्र उच्च श्रेणी के पौधों के रंध्रों की भांति दो द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल तथा अनेक सहायक कोशिकाओं से घिरा हुआ था। कॉर्टेक्स की बात करते हैं अब अपन। कॉर्टेक्स बाह्य त्वचा के अंदर की ओर एक सुसंगठित वेल ऑर्गेनाइज्ड चौड़ा कॉर्टेक्स था, चौड़ा बलकुट था जो आउटर कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स, बाहरी बलकुट व भीतरी बलकुट में विभेदित था। आउटर कॉर्टेक्स सतत रूप से व्यवस्थित बहुभुजीय पेरेन्काइमी कोशिकाओं की 1 से 4 परतों का बना हुआ था। इस क्षेत्र में अंतराकोशिक अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेसेस अनुपस्थित थे। यह क्षेत्र हाइपोडर्मिस को दर्शाता है। यह क्षेत्र हाइपोडर्मिस को दर्शाता है। आंतरिक कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स गोलाकार पेरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित था तथा इस क्षेत्र में अनेक बृहद अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित थे। ये अवकाश एपिडर्मिस में उपस्थित रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण से संबंधित थे। इस प्रकार की आंतरिक संरचना ये दर्शाती है कि कॉर्टेक्स का भीतरी भाग बीजाणुभिद का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र था। कुछ वायवीय अक्षों के कॉर्टेक्स में, कुछ वायवीय अक्षों के कॉर्टेक्स में अंतराकोशिक इंट्रासेल्युलर तथा अंतरकोशिक इंटरसेल्युलर
कवक तंतु के फलन पिंड मतलब फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द फंगल हाइफे जैसी संरचनाएं भी उपस्थित थी, पर ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि इन कवकों की प्रकृति मृतोपजीवी थी, सैप्रोफिटिक थी अथवा सहजीवी थी, सिम्बायोटिक थी। अब मैं बात कर रही हूँ अबाउट द सेंट्रल सिलेंडर ऑफ राइनिया, एरियल एक्सिस एंड राइजोम। तो केंद्रीय सिलेंडर की जब बात करते हैं तो अक्ष तथा प्रकंद के केंद्रीय भाग में प्रोटोस्टील ठोस रंभ उपस्थित था। रंभ का केंद्रीय भाग जाइलम से निर्मित था तथा उसके चारों ओर फ्लोएम की कोशिकाएं थी। जाइलम केवल ट्रैकीड्स वाहिनिकाओं से निर्मित था। वाहिनिकाओं में वलयाकार एन्युलर अथवा सर्पिल स्टूलन बैंड, स्पाइरल थिकनिंग बैंड से। फ्लोएम में पतली भित्ति युक्त दीर्घित कोशिकाओं की 4 से 5 परतें थी। इन कोशिकाओं की अंतःभित्तियां एंड वॉल्स तिर्यक थी। कुछ वैज्ञानिकों ने फ्लोएम क्षेत्र की कोशिकाओं की पार्श्व भित्तियों में अनेक चालनी क्षेत्र जैसी संरचनाएं देखी, परंतु इस आधार पर चालनी पट्टिका सी प्लेट की उपस्थिति प्रमाणित नहीं की जा सकती है। वायवीय अक्ष एवं प्रकंद दोनों में एंडोडर्मिस तथा परिरंभ पेरिसाइकिल अनुपस्थित थी। अब कल अपन राइनिया की और बात कर लेंगे। तो मैं कोर्स में बताऊं कि आपके कोर्स में कौन कौन सी फॉसिल टेरिडोफाइट्स हैं। एक बेटा राइनिया तो अपन कर ही रहे हैं, एक है लेपिडोडेंड्रॉन, एक है कैलेमाइटिस, एक है लेपिडोकार्पन। तो इन सब की अपन बात करेंगे। और जो राइनिया में क्वेश्चन बनता है आपका वो है राइनिया की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है राइनिया के बीजाणुद्भिद की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। और लघु क्वेश्चन कौन से बनते हैं कि राइनिया ग्विन बाघानी को राइनिया का युग्मकोद्भिद क्यों समझा जाता है। किसी एक आद्य स्थलीय पौधे का नाम लिखिए। और राइनिया की खोज किसने की थी और कहाँ से की थी। तो राइनिया की खोज बेटा किसने की थी और कहाँ से की थी। एक राइनिया मेजर की युग्मकोद्भिद व्यवस्था का नाम क्या है। किसी एक ऐसे आद्य स्थलीय कुल का नाम लिखिए जिसमें संवहन ऊतक उपस्थित था परंतु मूल तंत्र अनुपस्थित था। तो ये मेजर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर लास्ट यूनिट में आपका ये भी है एक कुछ फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स भी डाल रखे हैं, जैसे कि साइकेडियोइडिया है, एक है कॉर्डेट्स है, लाइगिनोप्टेरिस है। ये भी अपन पढ़ेंगे फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। ये जो राइनिया मैंने आपको पढ़ाया है यह है प्रिमिटिव लैंड प्लांट, आद्य स्थलीय पौधा। राइनिया क्या है? इट इज ए प्रिमिटिव लैंड प्लांट, आद्य स्थलीय पौधा। तो उप डिवीजन इसका है, उप डिवीजन साइलोफाइकोटॉप्सिडा। कौन सा है उप डिवीजन? साइलोफाइटोप्सिडा। और इनके बीजाणुद्भिद बीसर्पी प्रकंद मतलब क्रीपिंग राइजोम तथा वायवीय शाखाओं एरियल ब्रांचेस में विभेदित थे। वायवीय शाखाएं त्रिभागी शाखित थी, डाइकोटोमसली ब्रांच थी। ये शाखाएं नग्न थी, नेकेड थी अथवा उनमें छोटे छोटे उपांग एपेंडेजेस सर्पिल क्रम में व्यवस्थित थे। शाखाओं के शीर्ष अथवा पार्श्व स्थिति में
मोटी भित्ति युक्त समबीजाणुक बीजाणुधानियां होमोस्पोरस स्पोरेंजिया की ठोस रंग फोटोस्ट्रीम इन पौधों का विशेष लक्षण था। इनमें जड़ें अनुपस्थित थी। तो इस वर्ग के सबसे पहले सदस्य की खोज सर विलियम डॉसन ने 1859 में डिवोनी काल की चट्टानों से की। इस पौधे का नाम उन्होंने साइलोफाइटन रखा। साइलोस का मतलब है नेकेड और फाइटन का मतलब है प्लांट। साइलोफाइटन रखा क्योंकि उसका पादप काय नग्न था। इन पौधों की संरचना अत्यधिक सरल थी और स्थलीय पौधों की जो कल्पना पहले की गई थी उनसे बिल्कुल भिन्न थी। परंतु जब साइलोफाइटन के समान सरल संरचना वाले कुछ अन्य पौधों की खोज आर किटसन एंड लैंग द्वारा 1917 में की गई, तब यह स्थापित हो गया कि अत्यधिक सरल संरचना वाले स्थलीय पौधे पहले से ही पृथ्वी पर थे। राइमर्स ने सरलतम संरचना वाले इन जीवाश्म पौधों को उप डिवीजन साइलोफाइटोप्सिडा में रखा। इस उप डिवीजन में केवल एक गण साइलोफाइटेल्स तथा 4 कुल सम्मिलित किए गए। पहला था राइनिएसी। एग्जाम्पल क्या है? राइनिया, फॉर्नियोफाइटन एंड कुक्सोनिया। दूसरा था साइलोफाइटेसी। एग्जाम्पल है साइलोफाइटन। तीसरा है एस्ट्रोजाइलेसी। उदाहरण क्या है? एस्ट्रोजाइलन। ठीक है। और फोर्थ वन इज जोस्टेरोफाइलेसी। उदाहरण क्या है? जोस्टेरोफाइलम। तो ये अपन ने आज राइनिया के बारे में चर्चा करी। ठीक है बेटा, अब कल से अपन आगे और राइनिया के बारे में लेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बेटा, अभी बजाय। हाँ मैम मेरी प्रेजेंट लगा दो। कौन बोल रहा है? शिवानी? कौन कौन बोल रहा है? सोनाक्षी? सोनाक्षी शिवानी। शिवानी शिवानी की लगा दी बेटा। एक तो सोनाक्षी, मनीषा देनबाज, समीक्षा, पूजा सामोटा, गरिमा चौधरी, अनीता चौधरी, टीना गुजर, संगीता गौड़, अनीता, मोनिका चौधरी, नीतू मीना, शिवानी चौधरी लगा दी बेटा। मोनिका दहल, सुमैया छीपा, मनीषा बैरवा, किरण चौधरी, इंदिरा जाट, माया खटिक, अंजू शर्मा, है ना बेटा? ये सब की प्रेजेंट लगा दी है। और बताओ बेटा, कैसे आपका रिजल्ट आ गया? अच्छा आया सबका? फिजिक्स भी आया है अभी, है ना? केमिस्ट्री का तो हुआ नहीं था, अब होगा। केमिस्ट्री का जब भी सेकेंड टेस्ट होगा, तो अभी तो बॉटनी और जूलॉजी का ही हुआ था। ठीक है ना? सभी ने दिया था। अब किसकी क्लास है? आप लोगों की आज है क्या बेटा? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री कितने बजे आप स्टार्ट बोल रहे हैं? 3 बजे। हाँ मैम। अच्छा बेटा, कितने बजे है केमिस्ट्री की? 3 बजे। 3 बजे। तो आपकी हर बार 3 बजे होती है केमिस्ट्री क्लास बेटा? हाँ मैम। अच्छा बेटा, अच्छी बात है। तो आपकी क्लास, और शाम को भी जूलॉजी की है? जूलॉजी की हो चुकी? अच्छी बात है। तो जूलॉजी में कितना कोर्स हो गया आप लोगों का? जूलॉजी में हमारे दो सेक्शन होने वाले। 2 सेक्शन, एक बुक के ना? एक बुक के? हाँ, एक सेक्शन तो हो गया। दूसरा सेक्शन चल रहा है जिसमें एक चैप्टर बाकी है। अच्छा, फिर तीसरे यूनिट पे आ जाओगे, मतलब है ना? तीसरे यूनिट पे आ जाओगे। ठीक है बेटा। आपके पास, सभी के पास बुक्स है ना अभी? तो अब तो सबके पास बुक्स आ गई ना? यस मैम। यस मैम। थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे लिखेंगे क्योंकि अपनी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अपन थोड़े थोड़े इस बुक के भी पॉइंट्स लिख लेंगे, पहले करा लेंगे। फिर मेन पॉइंट्स लिख लिया करना आप लोग। मेन पॉइंट्स तो लिखाई देंगे आपको, ठीक है ना? अभी तो अपनी चली रही है क्लासेस, तो मेन पॉइंट्स में लिखा दूंगी मैं आपको बेटा। और इस बार हमारे प्रैक्टिकल होंगे क्या? प्रैक्टिकल तो बेटा अभी तो ऑफलाइन क्लासेस, अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर